प्रदेश ओबीसी कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जातियों को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई है, लोकसभा चुनाव में लड़ाने की कोशिश की गई है, साजिश रची गई है। सपा और बसपा पर कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई थी, ये भी उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है। जो कार्य कभी विदेशी आक्रांता करते थे, आज वही कार्य तो इस देश के अंदर छद्म सेकुलरिज्म के नाम पर आने वाले राजनीतिक दलों ने किया है। यही कार्य तो किया है, वही तो कर रहे हैं, उनके द्वारा यही तो कराया गया। और ज्यादा दूर मत जाइए, ये चुनाव, अभी लोकसभा का चुनाव इसका एक उदाहरण है। कैसे आपस में लड़ाया गया, कैसे आपस में एक दूसरी जातियों को लड़ा करके अस्तित्व का एक संकट खड़ा करने का प्रयास किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को लेकर बड़ा हमला बोला और दरअसल ये कहा कि समाजवादी पार्टी माफियाओं को गले लगाती है। मुख्यमंत्री ने यहां पे कई उदाहरण दिए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ी टिप्पणी की, बड़ा आरोप लगाया और ये कहा कि समाजवादी पार्टी माफियाओं को गले लगाती है। मुख्यमंत्री ने कृष्णानंद राय से लेकर के तमाम जो घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर इसका एग्जाम्पल भी दिया। साथ ही ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी माफियाओं को गले लगाती है। मैं पूछना चाहता हूं, राजूपाल की हत्या प्रयागराज में जिस माफिया ने की थी, क्या ये राजूपाल ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? उमेश पाल, क्या ये ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? फिर इन माफियाओं को गले से लगाने वाले लोग कौन थे? और समाजवादी पार्टी के लोग इन माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश में अराजकता और गुंडागिर्दी और दंगों की आग में प्रदेश के को झोंकने का कार्य जो की थी, उस समय ये पीडीए के लोग कहां थे? ये पीडीए का नारा लगाने वाले लोग उस समय कहां चले गए थे? सपा ने नौकरी में डकैती डाली, कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री ने कहा सपा सरकार में 86 एसडीएम में से 56 तो एक ही जाति से थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि हमने 6,50,000 सरकारी भर्ती की, 60% ओबीसी समाज से भर्ती हुई थी। तो 2016 में यूपीपीएससी रिजल्ट में 86% एक ही जाति से थे। इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि सपा ने नौकरी में डकैती डाली थी, क्योंकि सपा सरकार में तो 86 एसडीएम में से 56 एक ही जाति से थे, जबकि हमने 6,50,000 सरकारी भर्ती की, जिनमें से 60% ओबीसी समाज से थे। उधर यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो चला है। सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, तो सरकार ने भी पूरी तरह से इसका जवाब दिया। लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे इस सत्र को लेकर बीजेपी और एसपी बहुत महत्वपूर्ण इसे मान रही है और शायद यही वजह है कि विधानसभा सत्र में भी आर पार की स्थिति दिखाई दे रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनावों के बाद यूपी विधानसभा का सत्र, विपक्ष का हंगामा, सरकार का जवाब। बिजली का मुद्दा, किसान रोजगार पर सवाल। एकजुट बीजेपी का संदेश, योगी ही सरकार का फेस। लोकसभा चुनावों के बाद यूपी विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सदन शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के विधायक पोस्टर लेकर वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। सदन की शुरुआत के साथ ही मुख्य विपक्षी दल ने सत्र के हंगामेदार होने का इशारा कर दिया। विधानसभा का ये सत्र सत्ताधारी बीजेपी के लिए भी खास है। लोकसभा चुनावों में मनचाहा परिणाम न मिलने के कारण विपक्ष को उम्मीद थी कि सदन में सरकार पर हावी हो जाएगी, लेकिन सदन शुरू होने से पहले ही सीएम योगी ने भी अपने तेवर दिखा दिए। उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के जुड़ी हुई किसी समस्या को लेकर के सदन के मंच पर जो भी पटल पर जो भी बातें उनके द्वारा रखी जाएंगी, उन मुद्दों पर एक सकारात्मक बहस के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ है। मॉनसून सत्र में यूपी सरकार पर काबिज बीजेपी अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर रही है। दरअसल बीजेपी में अंदरूनी खींचतान के बाद ये पहला मौका था जब सीएम और दोनों डिप्टी सीएम एक साथ एक मंच पर नजर आए।
योगी ने भी अपने बयान में दोनों उप मुख्यमंत्रियों का जिक्र किया और इस बात के संकेत दिए कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है और वो ही यूपी में असली फेस है। सभी माननीय सदस्यों का मैं अपने सहयोगियों की ओर से, मेरे दोनों सहयोगी उप मुख्यमंत्री जो है श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन सब के सहयोग की अपेक्षा और आकांक्षा रखता हूं। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सत्ताधारी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के विधायकों की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। खास बात यह है कि इस मीटिंग में काफी दिनों बाद सीएम योगी और उनके दोनों उप मुख्यमंत्री एक साथ एक मंच पर दिखे। वहीं सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष खोखली राजनीति कर रहा है। जब आप एक उंगली उठाते तो दूसरी उंगली तुम्हारी तरफ उठती है। भ्रष्टाचार की जननी रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं उच्च कोटि की हम लोग प्रदान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता है? जो चिकित्सक समझ पाएंगे, जो जांच भी कराएंगे और जेल भी भेजेंगे, कोई बचेगा नहीं भ्रष्टाचारी। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ है। लोकसभा चुनावों में अच्छे परिणाम आने के बाद सपा विधायक पूरे जोश में है। सपा विधायकों ने दावा किया है कि जनता के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। क्या वो विकास का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो या शिक्षा का मुद्दा हो, आज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर तराई तराई है। बिजली का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। इन सारे मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम विपक्ष करेगा। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उससे पहले विधानसभा के इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में विधानसभा के सत्र में और ज्यादा तीखी बहस देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फोन आया था कि उरन रेलवे स्टेशन के सामने एक झाड़ी में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचते ही तहकीकात करने के बाद ये पता चला लड़की यशस्वी शिंदे नाम की उरन की रहने वाली थी। हम लोगों ने BNS 103 के तहत गुना दाखिल किया है। मुंबई में मर्डर, लेकिन दरिंदा किधर? महाराष्ट्र में यशस्वी शिंदे की मौत के बाद जहां एक तरफ परिवार में गम का माहौल है तो पिता इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता ने इस वारदात के पीछे लव जिहाद की साजिश बता दी है। रिपोर्ट देखिए। फ्रेंड को फोन किया था कि मुझे बचाव करके। तेलंगाना में जैसा एनकाउंटर किया था वैसा उसका एनकाउंटर कर दो। ये मांग है उस पिता की जिसकी बेटी की हत्या दरिंदे दाऊद ने कर दी। ये दर्द है उस पिता का जिसकी बेटी पर धारदार हथियार से कई बार हमले किए गए। ये तकलीफ है उस पिता की जो अपनी बेटी को दरिंदे के चंगुल से बचा न पाया। रिपब्लिक भारत की टीम जब पूरा सच जानने जयश्री के घर पहुंची तो पूरे घर में मातम पसरा था। बेटी के गम में मां का रो रो कर बुरा हाल था और पिता बेटी के घर से निकलने और फिर कभी वापस न लौटने का दर्द बयां कर रहे थे। 2:45 बजे उसने उसके एक फ्रेंड को फ़ोन किया था कि मुझे बचाव करके। अच्छा। बचाव करके फ़ोन किया था। मिसिंग में मैंने ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसने ऐसा कॉल उसके फ्रेंड को किया था। उसके फ्रेंड को कॉल करके पुलिस ने पूछा कि ऐसा जवाब उसने हाँ। एक तरफ जहां पूरा परिवार गम में है तो वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया यशस्वी शिंदे के घर पहुंचे और परिवार के लोगों से मुलाकात कर एक बार फिर लव जिहाद का राग छेड़ दिया। सोमैया ने कहा कि आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। रिश्तेदारों को हमने वचन दिया है बहुत ही जल्दी जो भी आरोपी हो, फिर वो मोहम्मद दाऊद शेख हो, उनके सहयोगी हो, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये एक प्रकार की लव जिहाद की जितनी भी घटनाएं होती है, प्रेम करना उसके ऊपर हमारी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रेम का नाटक करना एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कानून सरकार ने लाना चाहिए। ऐसे पुनः एक बार मैं मांग करता हूँ। वहीं हत्या के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है, जिससे साफ हो गया है कि दरिंदे दाऊद ने बड़ी बेरहमी से यशस्वी की हत्या की।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चाकू घोंपने से यशश्री शिंदे की मौत हुई। दरिंदे दाऊद ने यशश्री के पेट और पीठ में चाकू से कई बार वार किए, जिसके बाद यशश्री ने दम तोड़ दिया। नवी मुंबई पुलिस ने अब इस वारदात की जांच को तेज कर दिया है। दरिंदे दाऊद शेख की तलाश में 4 टीमों को लगाया गया है, जिसमें से 2 टीमें दरिंदे दाऊद को महाराष्ट्र में ढूंढ रही हैं, जबकि 2 टीमों को दाऊद की तलाश में कर्नाटक भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खौफनाक मर्डर है, और ये मर्डर जो है वो है कहां पे, दरअसल अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है। शायद यही वजह की जो पुलिस की कार्रवाई है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस जगह पे बॉडी बरामद की गई है, वहां से रिपोर्ट देखे हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश की। जिस लोकेशन पर यशश्री का शव मिला था, वहां पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है। तस्वीरें जो देख रहे हैं, यहीं पर यशश्री का डेड बॉडी मिला था, और जो देख रहे हैं जहां पे घासें हैं वहां पे यहीं पे यशश्री का डेड बॉडी मिला था। क्राइम ब्रांच की टीम जो कि जांच कर रही है, और एक टीम यहाँ पहुंची हुई है। तस्वीरें जो देख रहे हैं, उरन के इसी जगह पर यशश्री का डेड बॉडी मिला था, और जो डेड बॉडी मिला था काफ़ी जो उसका हालत था काफ़ी ख़राब था। न्यू मुंबई पुलिस की 4 टीमें बनी है, और 2 टीमें जो है कर्नाटका गई है, और 2 टीमें जो है महाराष्ट्र के अलग अलग जगह पर जो आरोपी है दाऊद शेख को ढूंढ रही है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है, इस मामले की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम जो न्यू मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम है, देख सकते हैं किस तरह से लोकेशन पहुंची हुई है, सारा मुआयना कर रही है, किस तरह से एक्सीडेंट यहाँ पर किस तरह से घटना का अंजाम दिया दाऊद शेख ने। और आरोपी दाऊद शेख अभी भी फरार है। लगभग 48 घंटे ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। अलग अलग लोकेशन पे गई है, महाराष्ट्र के अलग अलग पुलिस स्टेशन में जानकारी दिया गया है कि ये शख्स है। अगर तुरंत जानकारी मिलती तुरंत पुलिस को सूचना दे। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम लोकेशन पहुंची है, पूरा मुआयना ले रही है, जानकारी ले रही है, और पूरे मामले की जाँच तेज कर दी है।